मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों हम लोग सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर। क्लास 11 का टॉपिक है। कुछ फार्मूलेस इंपॉर्टेंस के पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही लिए थे। जो करंट होता है वो होता है यन कौन है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बच्चों, समझे? ए इरा क्रॉस सेक्शन विद इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके पहले लेक्चर में मैंने बता दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला I डिवाइड बाय एन ए ई, और जे क्यों लिखा है उसको कहते हैं करंट। क्या कहते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, जे को। ओके, तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे बच्चों ओम्स लॉ के क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और उसके लिमिटेशंस क्या है, उसके ऊपर आज बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर इस वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज लाइक करना है, शेयर करना है, और न्यू है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि बच्चों ऐसे न्यू वीडियोस हम लोग आपके सामने लेके आते हैं। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ के लिए कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि ओम्स लॉ के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया बच्चों एक कंडक्टर ले लिया। ओके सर, बहुत बढ़िया। इस कंडक्टर को लेने के बाद बच्चों यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करें। जैसे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्तेमाल करूंगा। यहां पे देखो ये V है, तो यहां पे करंट I होगा, ठीक है, समझे? तो दो एंड को, जैसे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, दो एंड को मैंने इस्तेमाल किया। अगर बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ना, रिमेन अगर कांस्टेंट हो, मतलब कौन कौन? एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है, और प्रेशर, जो भी, ठीक है, प्रेशर एक्सेट्रा, सिंपल सी बात बता दूंगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी अगर रिमेन कांस्टेंट हो, सबसे मेन बच्चों हम लोग इसमें क्या टेम्परेचर को ज्यादा मान देते हैं। ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट हो। तो बच्चों यहां पे जो करंट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। मतलब बच्चों करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied between the two end of conductor। जो कंडक्टर हो, ये कंडक्टर देखो ग्रीन पेन से जो निकाला मैंने वो कंडक्टर है। इस ग्रीन पेन से जो कंडक्टर निकाला है उसके एंड में मैंने क्या इस्तेमाल किया भैया? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इस्तेमाल किया है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो V इज इक्वल टू लिखना है तो I कुछ हम लोगों को एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगी, सही बच्चों? और वो जो कांस्टेंट है वो लिख सकता हूं मैं, कैपिटल में लिख रहा हूं I इंटू R। यही बच्चों ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I R, V इज इक्वल टू I R। आपको यही ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो लिख सकते हैं V बाय I। लेकिन बच्चों इसके लिए फिजिकल जो भी क्वांटिटी होगी आपकी, वो कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट। कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दिखाई दे रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? ये R क्या है? ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब समझते हो ना, जो अपोज, जो ऑब्स्टेकल करता है, जो फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि बच्चों करंट फ्लो होना मतलब क्या हमने देखा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, फर्स्ट लेक्चर में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो भी ऑब्स्टेकल करेगा, फ्लो होने में दिक्कत लाएगा, हाँ, मतलब जो भी फ्लो हो रही इलेक्ट्रॉन उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसी चीज को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ओम्स लॉ को में ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों कांस्टेंट। कैसे होता है? कांस्टेंट। क्या इसका ग्राफ कैसे होगा सर? थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। तो इसका ग्राफ भी हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके ग्राफ के लिए थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो ग्राफ होगा इसका, देखो ये होगा I करंट दिखाने का डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बात करेंगे। एक्चुअल में बच्चों इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेजिस्टेंस होगा, देखो, ओके, ये रेजिस्टेंस होगा। मतलब आइडियल ओम्स लॉ
इसको कहेंगे हम लोग ओम लॉ। ये आइडियल ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा आना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो गुड कंडक्टर होते हैं ये थोड़ा रेड पेन से निकाला ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा होगा, ये होगा हमारे पास गुड कंडक्टर। क्योंकि बच्चों हर कोई चीज, हर कोई मेटल्स हो, कोई भी चीज हो, आपका गुड कंडक्टर हो, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, कोई भी मटेरियल हो, वो ओम्स लॉ को डायरेक्टली फॉलो नहीं कर सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों, इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो गुड कंडक्टर का थोड़ा सा ग्राफ इस वी की तरफ मुड़ेगा, ऐसे देखो वी की तरफ, समझे। लेकिन बच्चों आइडियल ओम्स लॉ, इसको भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ऐसा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। इतना भी नहीं होता एक्चुअल में, हम लोग डायग्राम में दिखा रहे, थोड़ा सा ऐसा स्लोप हो जाता है। बात समझ में आ रही है। आइडियल ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, ऐसे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चों हम लोग बोलते एक है लेकिन क्या एक्यूरेट वही की वही चीज होती नहीं है। वैसे इसमें भी ओम्स लॉ, जो आइडियल ओम्स लॉ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। लेकिन बच्चों थोड़ा सा गुड कंडक्टर जो भी मटेरियल हो हमारा, ये फॉलो करता है। चलो हमने R इज इक्वल टू क्या लिखा था, R इज इक्वल टू V बाय I लिखा था। बस ये बच्चों समझ में आ रहा है। तो इसका SI यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस को गिनते 1 ओम करेंगे, इसको वोल्ट में करेंगे हम लोग, और करंट को 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज सेड टू बी दैट 1 ohm is said to be that 1 volt is applied such a conductor across a conductor, that time current flowing through the conductor is 1 ampere. Now then it is called as the 1 ohm. 1 ohm रेजिस्टेंस मतलब क्या बच्चों, अगर कोई कंडक्टर के अक्रॉस में आपने अगर 1 वोल्ट इतना वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उस कंडक्टर में से अगर आपका करंट 1 एम्पियर फ्लो हो, कितना 1 एम्पियर फ्लो हो, तब बच्चों उस रेजिस्टेंस उसका होगा 1 ओम। मेरी बात समझ में आ रही है। अरे भाई लोग बहुत सिंपल सी चीज है, अगर 1 वोल्ट अप्लाई करने के बाद अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर में से हो, तब उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये बोलने का पूरे हम लोगों को अधिकार होगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में बच्चों कंडक्टेंस क्या चीज होती है, कंडक्टेंस मतलब करंट फ्लो होना, सही बच्चों। इसके लिए सिंबल C इस्तेमाल किया, 1 by R is called as conductance. The reciprocal of resistance, क्या बोलेंगे इसको, reciprocal of resistance is called as conductance, मतलब जितना रेजिस्टेंस कम उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इसी को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है। और इसका SI यूनिट जो होगा, SI यूनिट एक बात ध्यान रखनी है, ओम इनवर्स। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 by ओम, ये ओम ऊपर या तो इनवर्स होगा, या सीमेंस भी कहते हैं उसका यूनिट, वो भी सही है। दोनों भी आपके मर्जी से कोई भी लगाओ, कोई टेंशन नहीं। यही है ओम्स लॉ बच्चों, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू V बाय I। इसको अच्छी तरह से रट ले, क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था 10th में, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है। V इज इक्वल टू आई आर, पक्का ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ओके, कोई टेंशन है। लेकिन इसके लिए क्या बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर वेरी हुआ तो ओम्स लॉ वहां पे लागू होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं लूंगा मैं। और बहुत सारे मटेरियल इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ ना करने वाले भी हम लोगों को मिले हैं, उसमें हम लोगों को लिमिटेशन में पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे अभी, फिजिकल ओरिजिन्स ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट बात करने वाले फिजिकल ओरिजिन क्या है ओम्स लॉ की, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर में बहुत सारे चार्जेस हैं और ये चार्जेस कर रहे हैं रैंडम मोशन। इसके पहले भी मैंने ओरिजिन में आप लोगों को पहला जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें 01 में पढ़ाया था। रैंडम मोशंस में मोशंस कर रहे बच्चों, किसी को इसका अगर किसी ने कहा कि एवरेज इसका अगर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल पाते बच्चों। इसका जो भी एवरेज होगा वो एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो एवरेज जो मिलेगा यहाँ पे करंट, तो इसका 0 मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि रैंडम मोशंस कर रहा है, इधर उधर थर्मल टेम्परेचर होता है
वो एनर्जी गेन करते, जैसे एनर्जी गेन की वैसे जुम 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 चलन का बच्चों। ओरिजिन इसका जो भी रैंडम मोशन के कारण कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता नहीं। अच्छी बात है सर, क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। तब बच्चों नेगेटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में यहां पे फोर्स लगता है। मैंने आपको पहले बताया कि F इज इक्वल टू ई, याद है बच्चों? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज हो तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में अगर आपने इलेक्ट्रॉन मानोगे तो यहाँ पे क्यू ई लिख सकते हो या माइनस ई भी लिख सकते हैं, क्यू के जगह पे ई लिख सकते हैं, ठीक है? ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा और वो इधर मूव होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह से हो उसके अपोजिट में ये फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक्सटर्नल फोर्स जो फोर्स लग रहा है इधर, ऐसे अपोजिट है। कोई टेंशन? बढ़ना आगे चलो। तो अब देखना है बच्चों इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअल में ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो मैंने आपको इसके पहले बताया था, तो भी एक बार बता रहा हूं। ये चार्ज है मेरे पास और ये चार्ज यहां से निकल गया, यहां पे कर्नल बोलते हैं इसको, कर्नल, इस पे जाके कोलाइड हो रहा है। जैसे यहां पे आने के बाद यहां पे आ रहा है ये जूम। बच्चों इस चीज को कहते हैं पाथ और इसके लिए एक सिंबल भी होता है लैम्डा। और जो दोनों के बीच में जो कोलिजन के बीच में जो पाथ है और इसमें जो टाइम लगता है कोलिजन होने के लिए उसको कहते हैं टाउ, टाउ कहते हैं, टाउ, टाउ, ठीक है? इसको कहते हैं बच्चों, ये जो टाउ है विद द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसका और यहां से जब चार्ज निकलेगा ये जूम यहां पे कोलाइड होगा। एक्चुअल में कोलिजन होता नहीं है, ये बोलने वाली चीज है, कोलिजन होता नहीं, क्योंकि बच्चों यहां पे एक चार्ज यहां पे जूम ऐसे जब करेंगे तब एक तो रिपेल होगा जो भी होगा, लेकिन यहां पे एक्चुअल में कोलिजन नहीं होता है। बोलने वाली बात है बच्चों, ये तो समझो निगेटिव निगेटिव रहा तो जूम यहां जाएगा और यहां से जूम, ऐसा जूम रिपेल होता है एक्चुअल में, अट्रैक्ट रिपेल जो भी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल, लेकिन इसको क्या कहते हैं, एवरेज टाइम जो लगेगा हम लोगों को बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इसको टाउ कहते हैं, ठीक है? यहां पे आने के बाद ये चार्ज दोबारा यहां पे आएगा, यहां पे कर्नल पे टकराएगा जूम। इसके बाद में बच्चों यहां से गया, समझो यहां, ओके, ये कर्नल पे जाके टकरा, यहां से बच्चों यहां आ गया ये चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है? समझो ऐसे पकड़ रहे, ऐसा कुछ नहीं कि यही जिगजैग मोशन होगा, कुछ भी हो सकता है, जुम 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 हो सकता है, जुम 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 ऐसे भी वाइब्रेट हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर मिल रहा है और इस टेम्परेचर के कारण बच्चों इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है। और एक्चुअल में मेरा यहां पे जो चार्ज है यहां से यहां गया, ओनली यहां से यहां गया, ओनली इतना गया बच्चों, इसको ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ लोगों ने स्पीड भी कहा था, इसका रीजन मैंने पहले लेक्चर में दिया। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं क्योंकि एक्चुअल में यहां से यहां ही गया ये चार्ज, इतना छोटा चला, आपको लग रहा है कि यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोगों को देखना है अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये इधर चल रहा, ऐसे मानेंगे हम लोग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल लगाई हो तो आपका चार्ज ये अपोजिट, क्योंकि निगेटिव चार्ज है बच्चों, हमने निगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया है, निगेटिव चार्ज होता है, तो यहां से यहां ओनली वो ड्रिफ्ट हो चुका है, बह रहा है यहां से यहां ओनली। मेरी बात समझ में आ रही है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁻ में होती है 5 में, और ये जो है आपकी जो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण ये ड्रिफ्ट हो चुका है। और ये जो जिगजैग मोशन कर रहा है ये थर्मल एनर्जी लेके कर रहा है, मतलब हीट ले रहा है और जुम 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 वाइब्रेट हो रहा है। मतलब ये जो मोशन चल रहा है जिगजैग मोशन है ना, जिगजैग जो मोशंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है बच्चों? थर्मल एनर्जी के कारण। और ये ड्रिफ्ट किसके कारण हो रहा है? ड्रिफ्ट होने का कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है मेरे भाई लोग, बहुत सारे बच्चे यहां पे गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बताने का यही मेरा रीजन है। मतलब बच्चों यहां पे रैंडम मोशन जो होता है हमारे बुक के हिसाब से जो लिखा है 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड, मतलब बहुत ज्यादा है। और जो
हमारे यहाँ पे ड्रिफ्ट जो स्पीड है बच्चों, ये है हमारे 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻3, बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, बहुत कम। मतलब ये चल रहा है बहुत कम, लेकिन एक्चुअल में उसका जो जिगजैग मोशन जो हो रहा है थर्मल एनर्जी के कारण वो 10⁻⁶ है, मतलब ये स्पीड ज्यादा है। और एक्सटर्नल फील्ड लगाने के कारण जो ड्रिफ्ट स्पीड मिल रही है वो बहुत कम होती है। चलो वो बात छोड़ दो, लेकिन ये बात आप लोगों को जिगजैग मोशन समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको एवरेज बोलते हैं। कैसे बोलते हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मतलब बच्चों मैंने जब भी एक्सटर्नल फील्ड, चलो ये हो गया आपका ज्ञान, लेकिन मुझे तो इक्वेशन के ऊपर करना है बच्चों आज की इसमें, ठीक है। मुझे तो इक्वेशन हो गए। चलो मैंने देखा कि ये जो है एक्सटर्नल फील्ड लगाने के कारण ये चार्ज को मिल रहा है एक्सेलरेशन, और जो फोर्स लगाने के कारण मैं लिख सकता हूं यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से, तो यहां पे वेक्टर फॉर्म में ई लिख सकता। अब बोलेंगे सर प्लस क्यों लिख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, पॉजिटिव अगर चार्ज लोगे तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना बोलना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं। चलो भैया मान लेते हैं, ठीक है। मुझे F इज इक्वल टू न्यूटन लॉ यम ए लिख सकता हूं बच्चों में। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो F बाई यम लिख सकता हूं, लगे तो यहां पे वेक्टर फॉर्म हाथों दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखो एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू ई डिवाइडेड बाय यम, ये मुझे एक्सेलरेशन यहां पे मिला है। कौन सा? इस चार्ज का। ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं। बढ़ो बच्चों आगे, नेक्स्ट बढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे। और ये जो टाउ है, टाउ पता है ना किसको बोलते हैं? ये जो टाउ जो सिंबल लिखा है मैंने, उसको कहा है दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम दिया है हम लोगों को, वो निकाल रहे हैं हम लोग। उसके बाद में बच्चों हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि बच्चों ये जो चार्ज है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा, मैंने अभी अभी जैसे बताया आपको, ठीक है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चार्ज है ना, ये चार्ज यहां से गया इस कर्नल पे गया, ये चार्ज बच्चों यहां पे गया इस कर्नल पे जाके टकरा रहा है ना, बाद में इस पे टकरा रहा है इस कर्नल पे, बाद में बच्चों आपका ये चार्ज इस पे टकरा रहा है, और ये चार्ज एक्चुअल में यहां तक ही मिला है। मतलब ये जो रेड पेन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये समझे? कोई टेंशन है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहां से यहां इतना ही चल रहा है मेरा, ड्रिफ्ट वाला है। ओके सर, तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर हम लोग एक्सेलरेशन के हिसाब से सोचे, देखो एक्सेलरेशन होता है v बाई टी, अरे वेलोसिटी अपॉन टाइम, अरे चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, यही तो फार्मूला है। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू v बाई टी, टी के जगह पे एवरेज टाइम टाउ लिखना है, avg भी लिख सकते हैं, एवरेज ये भी लिख सकते हैं, हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन समझ लो बच्चों, ये टाउ मतलब एक टाइम बिटवीन द दोनों के बीच में, देखो ये और ये, इसमें जो भी कोलिजन में जो टाइम लगता है उसको एवरेज टाइम कहते हैं, इसको टी लिख सकता हूं। मतलब बच्चों इस वेलोसिटी को मुझे अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ए टाउ लिख सकता हूं क्या? तो आपके बुक्स में vd इज इक्वल टू ए टाउ लिखा है, और ए की वैल्यू मुझे पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू बच्चों ई लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय यम, ये टाउ। कोई शक बच्चों? लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कुछ फार्मूले मैंने लिख के रखे हैं, कोई भी फार्मूला उठा सकते हो, मैं ये उठाने वाला हूं ये करंट डेंसिटी के टर्म्स के फॉर्म में, क्योंकि बच्चों ये करंट डेंसिटी का फॉर्म है ये, तो इसलिए बट ऑलरेडी ऐसे लिख सकते, बट आपको पता ही है कि वीडी का फार्मूला हमारे पास जे एन ई है। चलो यहाँ पे पुट करो बच्चों, जे एन ई, यहाँ पे ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय स्मॉल एम टाउ। बच्चों ये जे है, ये टाउ, ये जे कौन है? करंट डेंसिटी है, ध्यान में रखना है बच्चों, इसको कहा है मैंने करंट डेंसिटी, ठीक है। और ये कौन है? टाइम बिटवीन टू कोलिजन के बीच में का टाइम है, देखो ये। चलो तो मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है बच्चों, तो मैं यहां पे यम इधर ले सकता हूं, ये यम ई, और ये ई स्क्वायर ई, ठीक है बच्चों, कोई टेंशन है? देखो इस टर्म को इधर लेके जाना है मुझे, तो मैंने क्या किया, यम को इधर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में यम ई मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, ये हो गया यहां पे ये, और टाउ बाकी है, टाउ टाउ टाउ, ये टाउ, और ये जे एज इट इज लिखा है। कोई शक है तो बता सकते हैं मेरे भाई लोग, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, ठीक है। कोई शक है?
बढ़ना आगे, तो ये मुझे फार्मूला मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब बच्चों ये कौन है, तो ये आपको पता है, मैंने बता दिया आप लोगों को, करंट डेंसिटी है। मतलब बच्चों ये कांस्टेंट टर्म देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये करंट की सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, टाइम एवरेजिंग ये फिक्स होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे रो इस्तेमाल करके रख सकते हैं यम एन ई स्क्वायर ई और ये टाउ। तो ये डेंसिटी हम लोगों को जो मिल रही है, तो रो जो मिल रहा है ये गिवन मटेरियल के लिए, कोई भी मटेरियल के लिए, इसको रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कह सकते हैं बच्चों। यही है बच्चों रजिस्टिविटी मटेरियल। यम कांस्टेंट, सभी चीज कांस्टेंट है, आप लोगों को सभी को पता है इसके बारे में। मतलब बच्चों एक्सटर्नल फील्ड जितने अप्लाई करोगे उतनी करंट डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट होगा, ये इससे सिक्योरिटी है, यही है फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। अरे एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा अगर हम लोग सब्र रखते हैं तो कुछ चीजों के साथ हम लोग और भी पढ़ने का मन करेगा। क्या करेगा मन? तो बात करते बच्चों, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ओहम्स लॉ ऐसे मिला हम लोगों को, कैसे नहीं है, इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। कैसे? आप लोगों को थोड़ा सा मैं नॉलेज देना चाहता हूं कुछ अलग तरीके से। चलो इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा ओहम्स लॉ कैसे मिला हम लोगों को। तो करंट की वैल्यू देखो यहाँ पे, I इज इक्वल टू एम ए वी डी ई। तो I, चलो वीडी की वैल्यू मेरे पास और किसी के फॉर्म में हो सकती है, वीडी की फॉर्म जो फॉर्म है मुझे मेरे पास यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो इसको उठा के ला रहा हूं मैं, देखो एन ए ई, वीडी की वैल्यू डाल रहा हूं ई, लेकिन ई क्या बच्चों पता है? वी बाई एल। अरे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते इसको, ये भी फॉर्म लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एन ए ई, इसकी वीडी की वैल्यू है ई, यहाँ पे वी टाउ बाई एम एल। कुछ नहीं बच्चों, ई की वैल्यू पुटअप की कर दो इसमें लगे तो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है देखो ई बाई एम, इसकी वी बाई एल इंटू टाउ, हो गया खत्म, किसका लिख दिया मैंने यहाँ पे। सही बच्चों। तो आई इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास कुछ चीजें हैं, उससे हम लोग थोड़ा सा यहां पे बात कर सकते हैं कि कैसे करना चाहिए और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें रखते हैं, देखो आई करंट है, एन ए ई का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो एन ए ई मल्टीप्लाई ई का स्क्वायर हो गया, उसके बाद में रहा एम एल और ये टाउ। अगर इसको मैं v लिखूं, v इज द पोटेंशियल बच्चों, v इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब यहां से मिल रहा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, मतलब जो ये पूरी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किसकी बच्चों? रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसके टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, यहीं से ओरिजिन ओहम्स लॉ मिला है, I इज इक्वल टू v। वही तो बोल रहा हूं, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ क्या है, तो यही बच्चों, ठीक है। n इज द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चों, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये एरिया इसके ऊपर है, चार्ज है बच्चों, m इज द मास और लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है। तो ये फिजिकल ये क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट बच्चों, लेकिन कुछ चीजों के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इस फार्मूले से ही ओहम्स लॉ ओरिजिन हो चुका है, यही इसके अंदर मुझे प्रूफ देना था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होना चाहिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू निकलना है, तो ये एक ही मतलब है। आप लोगों को थोड़े से फार्मूले, कुछ नहीं बच्चों, फोर्स कितना लग रहा है इतना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े, न्यूटन्स लॉ आता है सबको। एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालने के बाद बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी a इंटू टी, जैसे कि सिंपल फार्मूला था ये v इंटू टी, तो v होता है a इंटू टी। या आप लोगों को काइनेमेटिकल इक्वेशन आते हैं तो भी बहुत बढ़िया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियली हमारा चार्ज रेस्ट पे था, ऐसे मान सकते हो, तो v इज इक्वल टू ए टी, यहां से भी ये फार्मूला उठा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन प्लेन इन मोशन है ना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही डिटेल हो चुका है ये। टी को टाउ लिखा है, बस ए की वैल्यू पुटअप की,
तो मैंने बोला यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा था J डिवाइड बाई N, पुटअप करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ये है बच्चों रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की रजिस्टिविटी कितनी है तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। मुझे लगता है बच्चों बहुत ही डिटेल में लेने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, इस चीजों को आप लोगों को अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है? तो हम लोगों ने जो ग्राफ निकाला था कि I वर्सेस V, मतलब ये है हमारा I और ये V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमने देखा था इसके पहले कि इसमें ऐसा किया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों करते हो, तो ये आइडियल ओम्स लॉ है। और कोई गुड कंडक्टर रहा तो थोड़ा सा ऐसे ये होता है, ये है हमारा आइडियल ओम्स लॉ और ये हमारा था गुड कंडक्टर। इस ग्राफ को जो फॉलो करते हैं उसको नाम देते बच्चों हम ओमिक्स कंडक्टर। जो ये मतलब करीब करीब एकदम एग्जैक्टली करेंगे ये कोई पॉसिबल नहीं होगा। आप बोलेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करो, नहीं ये नहीं, ठीक है, ऐसा भी करता है ना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ तो कोई चैलेंज नहीं होगा उसके लिए। तो ऐसे कंडक्टर के मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते है ना, फॉलो ओहम्स लॉ is called as ओहमिक कंडक्टर कह सकते हैं, ओहमिक कंडक्टर बोलेंगे हम लोग, जो ओहम्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब देखो दूसरी एक चीज है बच्चों नॉन ओहमिक कंडक्टर, मतलब जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, डू नॉट फॉलो, देखो डू नॉट फॉलो ओहम्स लॉ इज कॉल्ड एज अ नॉन ओहमिक कंडक्टर। फिर कौन कौन है, कैसे होता है, देखो यहां पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये I और ये V, ये ऐसे, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्या, बिल्कुल नहीं मिल रही बच्चों। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकते, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ग्राफ कर रहा है क्या, हमारा क्या उद्देश्य बच्चों, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, ये होना चाहिए। इस पे हो रहा है क्या, नहीं। देखो पहले क्या हुआ, वोल्टेज कम था लेकिन करंट बढ़ गया, बाद में करंट नहीं बढ़ रहा है, मतलब V तो बढ़ा रहे हैं आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट बढ़ रहा है क्या, नहीं। ऐसे कंडक्टर को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर कहेंगे, जो ओहम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, उस चीज को बोलते हैं। फिर कौन कौन है, लिक्विड में हम लोगों को देखो इलेक्ट्रोलाइटिक्स मिलता है एग्जांपल में, ठीक है। उसके बाद में और कोई चीज है बच्चों, वैक्यूम ट्यूब्स है ना। अब ये हम लोग इस्तेमाल तो नहीं करते, मैंने ही नहीं देखा, तो आप क्या देखोगे, ठीक है। हमारे जमाने में भी वैक्यूम ट्यूब नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद में हाँ ये करते हैं हम लोग, जंक्शन डायोड है बच्चों, थर्मिस्टर है, एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल जो कि ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब इनका ग्राफ कुछ करीब करीब ऐसा अलग अलग ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता नहीं है। इस कंडक्टर को नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ने वाले बच्चों इसमें जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, थर्मिस्टर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, लेकिन इन चीजों का हम लोग पढ़ते ही नहीं है वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि ये बहुत पुराना सिलेबस है और पुरानी चीजें हैं। ऐसे पुरानी चीजों का हम शौक नहीं रखते भैया, पुरानी चीजों का हम शौक नहीं रखते, तो इन चीजों का हम लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन जंक्शन डायोड क्या होता है क्या नहीं, इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू डेल V बाय डेल टी, या कुछ लिख सकते हैं हम लोग लिमिट डेल टी इंटू द जीरो डेल V बाय डेल टी। मतलब क्या है बच्चों, 10 टू द जीरो मतलब टाइम जीरो से स्टार्ट होता है, टाइम कहां से, जीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि चेंज है ये पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज, सॉरी अरे मैंने क्या लिखा भैया, है ना, करंट है, आई लिखना है ना, R इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं V बाय R, तो टाइम लिखने की आदत हो गई भैया, ठीक है। और इसके दो वैल्यूज हो सकती है, जैसे कि कहा है उन्होंने आपके बुक्स के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, V माइनस डेल V बाय टू V प्लस डेल V बाय टू, है ना, हियर लिमिट लोअर लिमिट जैसे लिखते हैं वैसे हम लोग इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, यही है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कि जो कि
जिस ओम्स लॉ को जो कंडक्टर फॉलो करते हैं, जो ग्राफ करीब करीब आ सकता है, करीब करीब, उनको ओमिक कंडक्टर कहना है। जो फॉलो नहीं कर सकते, रूल तोड़ देते, ओम्स को फॉलो नहीं कर सकते। और आपको पता है बच्चों, टेम्परेचर कुछ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ फॉलो करने के लिए। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहने दो, कुछ भी होने दो, तो भी फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। समझे? कोई टेंशन है भैया?